हम कौन सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं? ये अध्याय 12 एनसीईआरटी के हिसाब से है, ठीक है। और चैप्टर का नाम हमारा क्या है? विद्युत। विद्युत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि हमारा जो चैप्टर है इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में ऑब्वियसली विद्युत के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ कि ये चैप्टर में हम सीखने क्या वाले हैं, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमारे किस किस कंटेंट पे हमें फोकस करना है। तो देखिए इस चैप्टर में जो मेन हमारा कहानी है वो घूमता है वो आवेश के आसपास। यानी कि सबसे पहला टॉपिक भी है आपका आवेश, और हम ये जानेंगे कि एक्चुअली आवेश क्या होता है और उसके अंदर मेनली विद्युत आवेश क्या होता है। क्योंकि आवेश के कई सारे प्रकार है, जिसमें मेनली क्या आता है कि स्थिति स्टैटिक चार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा हमें फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। हम इंट्रो बस देखेंगे कि स्टैटिक चार्ज होता है क्या है। इसके बाद विद्युत धारा की हम बात करेंगे, उसके अंदर सर्किट कैसे बनाए जाते हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे, सिम्बल्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और उसमें कई सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर, वो क्वेश्चंस भी करेंगे। तो घुमा फिरा के हमें विद्युत और विद्युत धारा के बारे में ही पढ़ना है इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक कि आवेश क्या होता है। तो देखिए आवेश, इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? चार्ज। चार्ज है क्या? तो आवेश एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें क्या लिखा है, एक परमाणु का एक ऐसा मूल कण है जो धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो चलो ये तो है कि चलो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, बट आवेश होता है क्या है? चार्ज। किसी भी चीज़ में, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर बात करूं तो अगर उसकी सस्टेनेबिलिटी चाहिए तो उसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? चार्ज होना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए हम इंसान हैं, है ना, हमें अगर 10 दिनों तक भोजन ना मिले तो हमारी स्थिति क्या होगी? क्या हमारा शरीर गायब हो जाएगा? रहेगा ना। लेकिन उस समय मैं आपको बोलूँ कि चलो बेटा अभी हम लोग फुटबॉल खेलने चलते हैं, चलोगे मेरे साथ आप? चाहे कितना भी फेवरेट गेम हो आपका फुटबॉल, या आपको मैं कोई कार्य दे दूँ पढ़ने के लिए कहूँ, आप पढ़ोगे? तो ऐसा क्या था जो आपके शरीर में नहीं है? बॉडी तो आपका अभी भी है, फिर आप काम क्यों नहीं कर पा रहे हो? कारण एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं बची ना। वही ऊर्जा कहीं ना कहीं किसी चार्ज के फॉर्म में भी होती है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो आवेश वो वैसा मूलतः कण है जो सबको चाहिए, और ऑब्वियसली ये पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी हो सकता है। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर दो चार्ज हो सकते हैं, दो आवेश हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, जिसको हम लोग बैटरी के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग इसको प्लस भी, है ना, वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज, निगेटिव वोल्टेज नाम से हम लोग घर में यूज करते रहते हैं। ये अलग बात है कि ज़्यादा डिस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 में कि इसकी में और क्या चीज़ें होती है। इसके बारे में क्या लिखा है कि जो समान आवेश है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित, और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये चीज़ें आपने तब भी पढ़ी थी जब आपने छोटे क्लासेस में यानी कि 7th 8th में चुंबक के बारे में पढ़ा था, है ना। चुंबक की प्रकृति आपको बताई गई थी ना, कि जो चुंबक में समान ध्रुव वाले चुंबक होते हैं, समान पोल वाले। फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो एक चुंबक के अंदर पॉजिटिव और प्लस को आप साथ में लेके जाओ, तो चुंबक के अंदर प्लस तो होता नहीं था, आपको याद होगा। चुंबक के अंदर दो पोल होते थे ना, जैसे मान के चलो एक आपका चुंबक है, इसका नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है। सपोज करो अगर हम एक और ऐसा चुंबक लेके इसके पास ले जाए और इसके भी नॉर्थ पोल के इसके पास लेके जाए, तो ये क्या करेगा? रिपेल करता था, दूसरे को हटा देता था, वो चिपकेगा कभी नहीं, तो दूर भागेगा, है ना। लेकिन जैसे ही उसका उल्टा ध्रुव करके अगर मैं इधर साउथ पोल कर दूं तो ये क्या करता था? आकर्षित कर लेता था। ठीक वही प्रकृति है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये चुंबक हर ऑब्जेक्ट के अंदर ये होता है कि जो अगर सेम चार्जेज है ना वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और अपोजिट चार्जेज आकर्षित करते हैं। वही गुण यहाँ भी लिखा है कि आवेश के अंदर भी आवेश क्या करेगा? अगर समान आवेश होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को लेके जाओगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण, और पॉजिटिव निगेटिव को लेके जाओगे तो आकर्षण। आप लोग देखते होंगे जब बैटरी लगाते हो तो हर जगह प्लस माइनस का सिंबल होता है ना। और अगर एक बैटरी आप प्लस माइनस में लगाते हो तो ठीक उसका दूसरा साइड उल्टा लगाते हैं, माइनस प्लस, अदरवाइज क्या होगा? वो वहीं पे शॉर्ट कर जाएगा, है ना। आपका जो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या बैटरी में आपने देखा होगा इन्वर्टर वाले में तार लगाने पे स्पार्क निकलता रहता है, अगर उल्टा चार्ज लग जाए तो उसको शॉर्ट कर देता है। तो सेम चार्ज को हम लगा ही नहीं सकते कभी भी, इसमें कोई दिक्कत।
देखिए जो आवेश होता है उसका SI मात्रक कितना होता है? एटम का SI मात्रक कितना है? 6 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पे उपस्थित आवेश। समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना दिखा रहा है? 1.6 × 10⁻−19 कूलॉम। देखिए इसका जो SI मात्रक है ये सबसे पहले होता है कूलॉम। क्या बोलते हैं इसको? कूलॉम। इंग्लिश में इसको लिखते हैं COULOMB, पढ़ते हैं कूलॉम, B नहीं पढ़ेंगे, कूलॉम। और ये इसका कौन सा मात्रक है? SI मात्रक। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब आवेश क्या है? बिल्कुल, ये चार्ज का जो SI मात्रक है वो कूलॉम, जिसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल C से डिनोट करते हैं इसको। एक कूलॉम के अगर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश के हिसाब से इसकी वैल्यू निकाली जाए ना, तो ये होती है आपकी 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि 6 × 10⁻18 तो है ही, साथ में इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना आवेश है। और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? ये 1.6 × 10⁻−19। कितना छोटा है आप समझ सकते हो। ये ऋणात्मक आवेश है। 1.6 × 10⁻−19 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1.6 डिवाइडेड बाई 10⁻19, 10 के ऊपर 19 बार जीरो पोस्ट करोगे, अब समझ सकते हैं कि कितना बड़ा होता होगा। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। उसको सिंपल आंखों से तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी इसको आप नहीं देख पाओगे। उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आता है, जो सामान्यतः लैब में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इतना बड़ा, और उसी के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक कूलॉम का आवेश कितना होता है, तो दैट्स बीइंग अ पॉजिटिव वैल्यू 6 × 10⁻18, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है तो बताना है आपको 1.6 × 10⁻−19 कूलॉम। जब भी आवेश की बात करें तो हमेशा यूनिट क्या लगाना है आपको? कूलॉम, C। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वांटाइजेशन का एक फॉर्मूला आपको दिया है, Q = NE। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखिए हमने, अच्छा हाँ, ये चार्ज को डिनोट करने के लिए सिंबल यूज किया जाता है Q। ये जो Q है ये क्या है? सिंबल है शॉर्ट में चार्ज को डिनोट करने के लिए। तो कभी भी जैसे बार बार आवेश नहीं लिखते हैं, अगर आप आवेश को आपको डिनोट करना हो तो उसके लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं? Q। और देखिए उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या लिखा गया? Q = NE। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पे क्या है? N = इलेक्ट्रॉन की संख्या और E = एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश। यानी कि अगर इसको हम सही से लिखें तो क्या हो जाएगा? Q, इलेक्ट्रॉन की संख्या कुछ भी हो सकती है, 1 2 4 जो भी आपको बताया जाए, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश। अगर सपोज करिए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपको कहा जाए कि 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश पता करके बताइए, तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2। तो हमारा उस पर चार्ज कितना होगा? तो क्या करना पड़ेगा? 2 × एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻−19 कूलॉम, है ना। तो ये वैल्यू करेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 3.2 × 10⁻−19 कूलॉम। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा, जो आवेश होगा, कितना होगा? 3.2 × 10⁻−19 कूलॉम। यानी कि हमें समझना क्या है कि ये वैल्यू तो सबके साथ है ना। चेंज क्या हुआ? 1.6 का 2 टाइम्स 3.2। अगर सपोज करो 3 इलेक्ट्रॉन पर निकालना होता तो क्या होता? 1.6 × 3 4.8 6.4। यानी कि उसके पीरियडिक वैल्यू में आगे बढ़ेगा। जिसे हम लोग टेबल पढ़ते हैं ना, उसी तरह से टेबल याद कर लेना है कि अगर मान के पूछा जाए कि 6 इलेक्ट्रॉन पे आवेश बताओ, तो सिंपल क्या करोगे? 1.6 × 6 9.6 और गुना 10⁻−19 कूलॉम। वो तो यूनिवर्सल है। बात समझ में आ रहा है? तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है निकालने का चार्ज का N × E। N यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है? द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो यू कैन इजीली गेट द टोटल चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस फार्मूला, और इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन फार्मूला। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला टू गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एक्चुअली। ठीक है, दैट्स अ Q = NE। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आपके बुक्स में एक सवाल भी दिया गया होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश निकाल के बताइए।
ठीक है, सिंपल इससे फॉर्मूला सब निकाल सकते हो। 1 पे पूछा जाए, 2 पे पूछा जाए, 10 पे पूछा जाए, डजंट मैटर। कोई दिक्कत? अब देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे चार्ज की। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब चार्ज की बात करोगे तो थोड़ा सा 2-4 लाइन और रिवाइज करा दूँ आपको। तो चार्ज को मैंने आपको 2 टाइप में बांटा था, है ना, कि चार्ज में कितने टाइप होते हैं? 2। एक जो पहला होता है आपका स्टैटिक चार्ज। क्या होता है? स्टैटिक, अस्थाई। ये हम किस चार्ज की बात कर रहे हैं? जो आप लोगों ने क्लास 8 और 9 में पढ़ा होगा, आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए थे। आपको अगर याद आए कि एक कंघी को जब हम बाल में रगड़ते हो और कुछ छोटे छोटे कागज के टुकड़े रखते हो तो वो अट्रैक्ट कर लेता था, है ना। लेकिन क्या ऐसे कंघी कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट करता है? क्या नहीं करता है, रगड़ने के बाद अट्रैक्ट करता है। तो आखिर ऐसा तो नहीं कि कंघी के अंदर चार्ज नहीं रहा होगा, चार्ज तो रहा होगा ना, लेकिन शायद उस समय वो एक्टिव मोड में नहीं रहा होगा, ठीक है। तो उस टाइप के चार्ज को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक चार्ज। चाहे वो बैलून वाला एग्जाम्पल था कि बैलून को रगड़ के दीवार में लगाओगे तो चिपक जाता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या थे? स्टैटिक चार्ज के सिंबल्स थे। और एक दूसरा चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो हम लोग वही विद्युत धारा की बात कर रहे हैं, जो हमेशा प्रवाह होता रहता है। एक्चुअली स्टैटिक चार्ज में क्या होता है? देखिए, चार्ज तो है लेकिन वो बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है, एक तरह से वो बाहर नहीं निकल पाता। कंघी के अंदर ऐसा नहीं ना कि चार्ज नहीं था, बट ये अलग बात है कि उससे शायद वो बाहर फ्लो नहीं कर पा रहा था, इतना नहीं था कि वो दूसरी चीज़ों का अट्रैक्ट कर पाए। जब आपने रगड़ा तो क्या हुआ? उसमें एक्टिव होने के कारण वो अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी आ गई उसमें, ठीक है। तो उसी चार्ज को, तो अगर चार्ज के टाइप्स पूछा जाए तो बता सकते हो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। लेकिन इस चैप्टर में चूंकि हमें फोकस करना है इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर, इसलिए हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की बात करने जा रहे हैं। तो उसके बाद हम बात कर रहे हैं विद्युत धारा की, कि विद्युत धारा होता है क्या है। तो देखिए, विद्युत धारा का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। ओके, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? विद्युत धारा का इंग्लिश क्या होता है बच्चा? इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है करंट। धारा या प्रवाह दोनों ही बात हम कर सकते हैं। तो एक्चुअली में करंट क्या होता है, ये वर्ड आपने कई बार यूज किया होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के टाइम में इलेक्ट्रिक करंट आता है। जस्ट लाइक हम लोग बोलते हैं ना सोलर करंट या वाटर करंट, ये कई सारे वर्ड यूज करते हैं। जिससे पानी चलती है ना, डैम कैसे, डैम में क्या होता है? किसी भी वाटर डैम से बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है? जब पानी बहुत ऊंचाई से पहाड़ों से नीचे गिराया जाता है डैम के थ्रू, तो क्या होता है? नीचे एक रोटेटर लगा होता है, पुल्ली, उसके सहारे वो बहुत तेज़ी से घूमता है और उसके कारण बिजली का उत्पादन कराया जाता है। तो वहाँ पे जो धारा बहुत तेज में आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं? वाटर करंट, है ना। समुद्र में जो होता है सी करंट, समुद्र की धारा प्रवाह होती है ना। तो कहीं भी अगर कोई भी धारा या कोई भी चीज़ अगर फ्लो कर रही हो ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? धारा, प्रवाह करना, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे नाम क्या दिया गया? देखो, विद्युत धारा। विद्युत तो था, लेकिन जब वो फ्लो करने लगे, मूव करने लगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? धारा। और यहाँ पे बात होने जा रही है विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की, जिसका सिंबल होता है कैपिटल आई। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से। चार्ज को कैसे डिनोट कर रहे थे? कैपिटल क्यू से। और यहाँ पे किस डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल आई। अब देखिए क्या है, इसकी परिभाषा क्या दी गई है? आवेश के प्रवाहित होने की दर को हम लोग विद्युत धारा करते हैं। अभी हम यही बात कर रहे थे ना कि किसी भी चीज़ का अगर प्रवाह हो, मान लो कोई इलेक्ट्रिक वायर है या कहीं भी है, उसमें पार्टिकल्स तो है, चार्ज तो है, लेकिन वो किस रेट से फ्लो हो रहा है ना, उसकी दर क्या है, उसी को जो हम मेजर करते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। जैसे ऐसा तो नहीं कि करंट हर जगह सेम रेट में होता है, सब वायर के अंदर अलग अलग कैपेसिटी होती है ना। कोई बैटरी 3 वोल्ट की आती है, कोई 6 वोल्ट की आती है, कोई 9 वोल्ट की आती है, कोई 12 वोल्ट की आती है ना। तो क्या सबके अंदर सेम धारा का प्रभाव रहा होगा क्या? आखिर उसको मेजर कर रहा है, तभी तो आपको बताया गया है कि 3 वोल्ट का बैटरी है, 6 वोल्ट का बैटरी, उसका मेजरमेंट कैसे किया गया होगा? उसको मेजर किया गया होगा ना। तो वो जो मेजरमेंट किया गया ना, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। इसीलिए लिखा है कि आवेश के प्रवाहित होने की दर को, किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है, इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? द रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हाउ कैन यू डिफाइन द इलेक्ट्रिक करंट? द रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो। ओके, किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा।
जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है, वेयर Q डिनोट्स द चार्ज मतलब आवेश एंड T डिनोट्स द टाइम मतलब समय। देखिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q बाई T। हमने परिभाषा क्या दिया, देखो इसको याद करना रटना नहीं है, हमने परिभाषा क्या दिया कि आवेश के प्रवाहित होने की दर को, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, आवेश की प्रवाहित होने की, तो आवेश का मतलब क्या होता है चार्ज, और जहाँ पे दर लग जाए वहाँ पे उसका मतलब भी होता है टाइम। रेट का मतलब क्या होता है टाइम, है ना। जैसे आप लोग मैथ्स में सवाल लगाते हो ना इतने प्रतिशत के दर से, तो दर का मतलब क्या है, वहाँ पे टाइम की हम बात करते हैं, किस रेट के साथ वो आगे बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली कितने टाइम में वो फ्लो हुआ इसी को तो निकालना है ना। तो इसीलिए हमारा फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर हिंदी में कहो तो विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश अपॉन समय, आवेश बटा समय, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आसान है, लेकिन इससे ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल्स आपके बनने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनाने के समय इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी आपको, बिल्कुल भूलना नहीं है। आसान सा है, एक लाइन का फॉर्मूला भी है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जहाँ पे क्यू क्या है चार्ज, टी क्या है टाइम, ठीक। इसका ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, क्या होता है एम्पियर, और एम्पियर को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। अब देखिए एक और परिभाषा पूछा जाता है एम्पियर का, कि एक एम्पियर को डिफाइन करके बताओ, 1 एम्पियर होता क्या है, एक एम्पियर के मायने क्या है, इसको डिफाइन करो। अब देखिए 1 एम्पियर की वैल्यू क्या दी गई है, कैसे आप लोग डिफाइन करोगे, 1 कूलॉम अपॉन 1 सेकेंड, है ना। ध्यान से देखो तो सॉरी ये की है, सी है, 1 कूलॉम अपॉन 1 सेकेंड। अभी आपने यहाँ पे लिखा क्या, आवेश का मतलब क्या होता है क्यू, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है कूलॉम ही तो होता है ना। अरे मैं सिंबल की बात नहीं कर रहा, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है कूलॉम, सी, और टाइम का क्या होता है टी से नोट करते हैं, या फिर एस इसका होता है ना, ठीक है। उसी चीज़ को तो यहाँ लिखा गया है ना, देखो ध्यान से, कूलॉम अपॉन सेकेंड, और चूंकि परिभाषा निकालनी है तो हमेशा 1 में निकालते हैं, एक इकाई में निकालते हैं, इसलिए उसके आगे क्या जोड़ दिया गया 1 और 1, ठीक है। यानी कि अगर इसको हम डिफाइन करें तो हम ये नहीं कह सकते हैं क्या कि एक कूलॉम को प्रवाहित होने में 1 सेकेंड में कितना, या 1 सेकेंड में एक कूलॉम कितनी रेट से प्रवाहित हो रहा है, उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते होंगे 1 एम्पियर बोलते होंगे, है ना। 1 सेकेंड में कितना चार्ज प्रवाहित हुआ कूलॉम के अंदर, उसी को हम क्या बोलेंगे एम्पियर। यानी कि हम ये भी इस परिभाषा से समझ में आ रहा है कि 1 एम्पियर के अंदर 1 कूलॉम और 1 सेकेंड का टाइम लग रहा होगा। तो इसी तरीके से आप एम्पियर के वैल्यू को डिफाइन कर सकते हो कि इन अ सेकेंड हाउ मच कूलॉम विल बी फ्लोड, दैट वैल्यू इज कॉल्ड व्हाट एम्पियर, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलॉम अपॉन 1 सेकेंड के बराबर होता है। अब उसकी छोटी यूनिट यहाँ पे दी गई है, ठीक है, कि 1 मिली एम्पियर क्या होता है, मिली और माइक्रो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। मिली का मतलब क्या है 10 का पावर -3 एम्पियर। ऑब्वियसली मिली और माइक्रो दोनों क्या होता है बहुत छोटा यूनिट है इन कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल यूनिट्स। तो यहाँ पे 10 का पावर -3 का मतलब है 1/10 का पावर 3, मतलब 1/1000 या 10,000, 10,000 ऑब्वियसली 1000, है ना, 1/1000 एम्पियर, ठीक है। 1 मिली। माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर -6, इसका मतलब क्या हुआ 1/10 का पावर 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब समझ सकते हैं कितना छोटा यूनिट है। और एक और याद रख लो नैनो, नैनो का मतलब होता है 10 का पावर -9, ठीक है। अगर नैनो एम्पियर आए तो ये क्या होता है 10 का पावर -9, यानी कि 1/10 का पावर 9। ये कम से कम ये तीनों की जरूरत पड़ेगी आपको, मिली, माइक्रो और नैनो। मिली एम्पियर मतलब 10 का पावर -3, मतलब 10/1/10 का बटा पावर 3। माइक्रो मतलब 1/10 का पावर 6, और नैनो मतलब 1/10 का पावर 9। ये इससे छोटा, उससे भी छोटा ये, और सबसे छोटा ये अभी तक, मतलब इन तीनों में कंपैरेटिवली। तो इन जनरल आपको यूनिट एम्पियर ही याद रखना है। जब मिली माइक्रो पूछा जाए तो आप कन्वर्जन कर सकते हैं, मतलब चेंज करना पड़ेगा आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर।
ऐसा यूनिट क्लियर है क्या? क्या होता है, क्या होता है? बस ये लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब देखो, विद्युत धारा को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं ए मीटर। क्या बोलते हैं? ए मीटर। इंग्लिश में इसको लिखेंगे ए मीटर, ठीक है। ए मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा क्या नापा जाता है? विद्युत धारा के प्रवाह को, कि कितनी इलेक्ट्रिक करंट उसमें पावर हो रही है, उसके लिए हम लोग ए मीटर का प्रयोग करते हैं। इस टाइप का कुछ डिवाइस होता है, यहाँ पे एक मीटर लगा होता है ना, और यहाँ पे सिम्बॉल्स लगे होते हैं। आप कभी लैब में आपको दिखाता हूँ। और इसका जो सिम्बॉल होता है, एक्चुअली ये कौन सा सिम्बॉल की बात कर रहा है? जब आप सर्किट बनाओगे, यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाओगे, तो वहाँ पे आपको जो सिंबल यूज करना है ए मीटर का, वो इस टाइप का यूज करना है। बहुत आसान है, फिगर में सिंपल क्या करना है, देखिए, दैट्स अ सिंबल ऑफ वायर। ये जो सीधा लाइन होता है वो किसका सिंबल होता है? वायर का। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे भी सिंबल क्या होता है, किसके सिंबल्स क्या होता है, क्या मैं बताता हूँ। तो सीधी लाइन हमेशा विद्युत धारा के सिंपल लाइन को बताती है, इलेक्ट्रिक करंट को। तो हमने क्या किया, इधर से एक लाइन बनाया, यहाँ एक गोला बनाया, उसके अंदर ए लिख दिया, ए फॉर एम्पियर। और चूंकि एम्पियर में ही नापना है, इसलिए ए मीटर का सिंबल भी क्या होता है? ए। एक साइड पॉजिटिव और एक साइड निगेटिव, एक तार इधर। अब ये दोनों तार खुला है, इसका मतलब ये है कि इसके आगे कुछ ना कुछ लगेगा। दोनों साइड से हम सर्किट के अंदर ये जोड़ेंगे, इसीलिए उसके दोनों साइड्स ओपन वायर दिखाया जाता है ना। ओपन वायर का मतलब क्या है कि दोनों साइड कुछ ना कुछ कनेक्शन कराया जाएगा, ये बीच में ऐसे थोड़ी खाली रहेगा, दोनों साइड कनेक्शन होगा। तो दैट्स द सिंबल ऑफ ए मीटर, ओके। और इसे क्या नापते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत धारा को नापने के लिए यूज किया जाता है, किसका? ए मीटर का। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने लायक, जो जिसमें बच्चे गलती करते हैं, ए मीटर का सर्किट डायग्राम ये हमेशा जुड़ेगा श्रेणी क्रम में। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे समझेंगे श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, समानांतर श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है। लेकिन श्रेणी क्रम का मतलब होता है सीरीज। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। श्रेणी का मतलब क्या होता है? सीरीज। सीरीज का मतलब होता है एक के बाद एक लगातार। जैसे आप लोगों ने दिवाली का लाइट देखा है, तो दिवाली लाइट में वायर देखते हो ना, एक लाइट, दो लाइट, तीन लाइट, सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर बीच में से एक भी टूट गया तो पूरा लाइट बंद हो जाता है ना। तो एक के बाद एक के बाद एक हमेशा जब लड़ी में जुड़ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। तो ये जब भी लगता है ना, ए मीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगेगा, कभी भी समानांतर ये नहीं लगता। बच्चे अक्सर में क्या करते हैं, कभी श्रेणी में समानांतर, समानांतर में श्रेणी लिख देते हैं। तो एक बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है कि ए मीटर हमेशा किस में लगता है? श्रेणी क्रम में। इसका कारण भी है कि श्रेणी क्रम में क्यों लगाया जाता है, बट अभी आप समझ लो कि श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। दूसरा क्या है कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस सामान्य विद्युत परिघटना का सर्वप्रथम प्रश्न किया गया था, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। एक्चुअली जो धारा हम लोग जो सर्किट बनाएंगे ना, ठीक है, उसमें हमेशा हम जो सिंबल बनाएंगे वो बनाएंगे प्लस टू माइनस। जब आप आगे आप सर्किट बनाना सीखोगे तो आप देखोगे हम लोग जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं उसमें हमेशा कैसे बना रहे हैं? प्लस से माइनस की ओर, प्लस टू माइनस को जोड़ेंगे सर्किट को, है ना। तो इन जनरल, अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन की धारा प्रवाहित किधर होती है? इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कौन सा है? निगेटिव। निगेटिव ही होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा विपरीत धारा में बहता है, और ये विद्युत धारा के अंदर फ्लो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का ना। तो एक्चुअली में इसका जो करंट है वो होना चाहिए था निगेटिव टू पॉजिटिव, माइनस से प्लस के अंदर, और होता भी यही है, माइनस टू प्लस। लेकिन हम लोग जितना सर्किट बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? प्लस से माइनस की ओर। मतलब हम लोग टोटल गलत सर्किट बनाने वाले हैं, और वही बनाना भी है आपको। आप गलत सर्किट ही बनाओगे। तो ऐसा है क्यों? देखो, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, ठीक है। ये जो गलत बनाएंगे ना उसको क्या बोला जाता है? कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? हमारी कल्पना। एक्चुअली कहानी क्या है जो यहाँ पर लिखा गया था कि हमारे दिमाग में या जितने भी आवेश बनाए गए, हमेशा देखा गया है कि जो प्रवाह होता है धारा का वो पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। जैसे मान के चलो पानी है,
कई बार एग्जाम्पल दिया गया ना आपको, जैसे मान के चलो ये टैब है, अगर इसमें ये मैं एग्जाम्पल में बार बार देता हूँ कि अगर ये टैब में अगर इसमें यहाँ तक पानी फ्लो है, इसमें यहाँ तक भरा हुआ है, और दोनों को मैं कनेक्ट कर दूँ, पानी किधर से किधर जाएगा? ए से बी की ओर कि बी से ए की ओर? ए से बी की ओर। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा भरा है, ये कम भरा है। अक्सर ऐसे ही होता है ना, हवा भी कैसे बहती है? हाई टू लो। किसी भी चीज़ में जो फील होता है वो क्या होता है? हाई टू लो होता है ना। ये कॉन्सेप्ट सबके दिमाग में बैठा हुआ था कि कहीं भी अगर एनर्जी का फ्लो हो रहा है ना तो हमेशा हाई टू लो ही होगा। जब इलेक्ट्रिक करंट की खोज की गई वहाँ भी यही मान लिया गया कि भैया इसके अंदर भी हाई टू लो ही होता होगा, और उन्होंने कह दिया कि प्लस से माइनस की ओर धारा का प्रवाह होता है। उस समय एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की खोज हुई नहीं थी। बाद में जब पता चला कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो समझ में आया कि अच्छा एक्चुअली इसमें निगेटिव टू पॉजिटिव ही जाता होगा, लेकिन आज तक ये घटना को सही नहीं किया गया। इसीलिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। एक काल्पनिक करंट है ये, जो एक्चुअली में ठीक उसका उल्टा है। इसलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अतः विद्युत धाराओं को धनावेशों का प्रवाह माना गया, ठीक है, जो आज तक सही नहीं किया गया, पता नहीं क्यों। इसीलिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो टोटल गलत पढ़ रहे हैं। जो हम लोग सर्किट बनाएंगे टोटली गलत बनाएंगे। एक्चुअली जो हम लोग सर्किट बनाएंगे वो उल्टा बना रहे हैं, लेकिन हमें बनाना वही है। क्योंकि एग्जाम में गलत सर्किट सही बनाओगे ना तो पूरा काट दिए जाओगे, क्योंकि हमारे हाथों में सही करना नहीं है जब तक कि IUPAC इसको सही नहीं करती है, ठीक है ना। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि ये कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या है, तो उसमें वो सिंपल इतना लिख देना है कि यही चीज़ है कि जिस समय खोजी गई थी उसमें पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इसीलिए आप मान लीजिएगा कि हमेशा धारा प्रवाह भी क्या होगा? पॉजिटिव टू निगेटिव ही होता है, और वही चीज़ आज भी चलती आ रही है ना। इसीलिए प्रवाह क्या होगा? पॉजिटिव टू निगेटिव। देखो यहाँ दिखा रहा है ना, प्लस टू माइनस, प्लस से माइनस की ओर, लेकिन एक्चुअली में निगेटिव टू पॉजिटिव होता है प्रैक्टिकली। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। घर पे एक बार रिवीजन करिए। कल से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विभवांतर अगले क्लास में, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, इसीलिए इसके आगे बढ़ेंगे।